हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीन ऐसा इफेक्ट है जिसको अगर आप अच्छे से समझते हो तो पूरा का पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के जहां जहां रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, जहां जहां कॉन्सेप्चुअल होगा, वहां हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है। इसलिए सबको आपको पता होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों ही इफेक्ट अगर क्लियर है तो कहीं भी ऑर्गेनिक के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब सेक्शन जस्ट जिस तरह से मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक होता है उसी तरीका से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह एक तरह से टूल्स है। तो मैं पहले की वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा चुका हूं, रेजोनेंस पढ़ा चुका हूं, अब बता रहा हूं हाइपर कंजुगेशन। तो आप देखो ध्यान से क्या है। यह इथीन है और यह है प्रोपीन। मैं आज तुम सबको पढ़ाया हूं कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास पाई बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी जनरली कम होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होने के पीछे रीजन यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और पाई बॉन्ड वीकर भी होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में, इसलिए पाई बॉन्ड होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी लो होता है। तो पाई बॉन्ड होल्ड करने वाला मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए रेजोनेंस करता है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है। मैं पढ़ा चुका हूं रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है मॉलिक्यूल और अपने स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। मींस ये क्लियर है कि पाई बॉन्ड होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी तभी इंप्रूव होगा जब उसका पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होगा, क्योंकि रेजोनेंस से ही अल्कीन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। नॉट ओनली अल्कीन, कोई भी वो मॉलिक्यूल जिसके पास पाई बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी इनहेंस होता है। अब यहां पे जब हम लोग इथीन और प्रोपीन को ऑब्जर्व करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इथीन से मोर स्टेबल हमारा प्रोपीन है। मींस प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन, लेकिन दोनों के पास एक ही डबल बॉन्ड है। मैं रेजोनेंस में आपको बताया हूं, तुमसे पढ़ा होगा कि किसी भी अल्कीन में रेजोनेंस होने के लिए कम से कम 2 डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अल्टरनेट पोजीशन पे जब पाई बॉन्ड होगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। अगर मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है। रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल के अंदर, अल्कीन के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। कम से कम 2 डबल बॉन्ड होगा तभी रेजोनेंस होगा। एक डबल बॉन्ड कैसे रेजोनेंस हो सकता है? यहां पे एक ही पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं होगा। तो दोनों ही इथीन हो या प्रोपीन हो, किसी में भी रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होने के बावजूद प्रोपीन इथीन से मोर स्टेबल कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट आने से पहले हम लोग के पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट था कि अल्कीन के स्टेबिलिटी के लिए ओनली वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वह उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन और रेजोनेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोपीन और इथीन में से कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करता है, तो बिना रेजोनेंस शो किए ही प्रोपीन का स्टेबिलिटी इथीन से कैसे बढ़ गया, इस चीज को क्लियर करना था। तो बेकर नाथन नाम के साइंटिस्ट ने इस फैक्ट को एक्सप्लेन किया। कैसे किया वो देखो। ये तो क्लियर है कि स्टेबल होने के लिए, ये तो क्लियर है कि पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल जैसे हमारा अल्कीन है, इसको स्टेबल होने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करना होगा। तो फिक्स है, जब तक हमारा अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज नहीं होगा तब तक उनका स्टेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जब डिलोकलाइज होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइज होने से मॉलिक्यूल के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का चांस कम हो जाता है और फिर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि पाई बॉन्ड होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल स्टेबलाइज तब होगा जब उसका पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। लेकिन हमारे इस प्रोपीन का पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए इस डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए, मींस एक और पाई बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो फिर स्टेबलाइज कैसे हुआ?
तो बेकर नाथन नाम के और भी कई सारे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा होता होगा कि ये जो अल्फा कार्बन है, एक और बात, हम लोग किस अल्फा कार्बन बीटा कार्बन जो डिफाइन करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अल्कीन के केस में डबल बॉन्डेड कार्बन को, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसको फंक्शनल कार्बन जैसा ट्रीट करते हैं। एंड डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। मीन्स हमारे इथीन के पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यहां पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन। बट प्रोपीन के पास 1 अल्फा कार्बन है, यह है प्रोपीन का अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा होता होगा कि जो अल्फा कार्बन है हमारे अल्कीन का जो अल्फा कार्बन है, अपने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, मीन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा। मीन्स अल्फा कार्बन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए ये अल्फा कार्बन अपने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, हम सबको पता है कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा, रेस्ट बॉन्ड आर पाई। जैसे यहाँ पे इस दोनों कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, मीन्स एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई यहाँ पे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये अल्फा कार्बन करता क्या है, ऐसे साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा कि ऐसा होता होगा। ये तो कंफर्म है कि जब तक यह पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होगा तब तक हमारा अल्कीन मींस प्रोपीन स्टेबलाइज नहीं होगा। तो कैसे डिलोकलाइज होता होगा, इसके लिए साइंटिस्टों ने एक न्यू आइडिया सोचा। वो यह है कि साइंटिस्टों ने सोचा कि अल्फा कार्बन अपने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा और इस कार्बन की तरफ उसको पुश कर देता होगा। मींस यह अल्फा कार्बन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इधर पुश कर दिया। अब जब इस बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके जब इधर पुश किया तो इस कार्बन को ऐसा लगने लगता है कि अल्फा कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब इस कार्बन को लगता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यह कार्बन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है, मींस डिलोकलाइज हो गया। और यह फेनोमेना बारी बारी से होता है। अल्फा कार्बन पहले एक इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इधर शिफ्ट कर दिया, तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। फिर ये अल्फा कार्बन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड में डाल दिया, तो फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिर अगली बार ये अल्फा कार्बन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और फिर उसको इधर डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ पुश करता है। जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब इधर पुश करता है तो फिर ये पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है। फिर एक कार्बन, क्योंकि कार्बन तो बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक करता नहीं है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड में कर लेता है, तो फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिर अगली बार ये अल्फा कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और फिर इधर पुश करता है, तो फिर पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है। फिर कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड में डाल देता है, तो फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। मींस अल्कीन का अल्फा कार्बन अपने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करके कार्बन की तरफ पुश करके पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है। और ये फेनोमेना बारी बारी से कंटिन्यूअसली कैरी होता है। मींस अल्फा कार्बन कभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करता है, कभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करता है, कभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है। मींस हमारा अल्फा कार्बन अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिलोकलाइज करते रहता है। इस डिलोकलाइजेशन की वजह से हमारे इस अल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें जो मैं बता रहा हूं तुम लोग सबको, यह चीज आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप देख करके नहीं समझ सकते। बोर्ड पे अगर इस तरह से मैं लिख दूं तो किसी को नहीं समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है। तो दुनिया को समझाने के लिए कि ये क्या हो रहा है, मीन्स इस दुनिया को समझाने के लिए कि हमारा ये अल्फा कार्बन अपने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे अल्फा कार्बन
अपने अल्फा कार्बन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हेल्प से पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे डिलोकलाइज कर रहा है, इस चीज को शो करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। मींस जिस समय अल्फा कार्बन अपने इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है, उस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। गौर से देखना जी। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मान लो, मींस इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया। जब बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा तो कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, नेगेटिव आ गया। जब यहां नेगेटिव आ गया तो चाहेगा कि यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही यहां पे यह बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब यहां पे आएगी, इस चीज को मैं दिखा रहा हूं यहां पे, गौर से देखो। अब यहां पे देखो जी, अब ये सिचुएशन है, जिस समय हमारा अल्फा कार्बन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करेगा, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा हूं। इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के पास आ गया। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, कार्बन हो जाएगा नेगेटिव, तो चाहेगा बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। तो इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगला स्टेप है, अगला जो स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इमेजनरी स्ट्रक्चर है, और सभी इमेजनरी स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इमेजनरी क्यों, क्योंकि ये इमेजिन करके लिखते हैं। अब मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमारा अल्फा कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है। एक्चुअल बात यह है, लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हूं और बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर दिया हूं। ऐसा करने से यहां पे नेगेटिव आ गया। जब यहां नेगेटिव आ गया तो चार कार्बन चाहेगा कि यहां पे पॉजिटिव आए, इसलिए इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ गया पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो बीच में क्या फॉर्म हो गया, पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को भी मुझे दिखाना होगा, क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं है। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हूं। इसलिए बगल में हम लोग H+ यहां पे लिख देंगे। इससे दुनिया को समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि यह हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रोकन नहीं है। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया है, प्लस आया है। इसलिए मैं केवल शो कर रहा हूं, इसे आप H+ लिख दूंगा, जिससे पता चलेगा कि बॉन्ड ब्रोकन नहीं है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को दिखा करके, इस स्ट्रक्चर को बना करके मैं क्लियरली शो कर रहा हूं कि किस तरह से यह पाई बॉन्ड क्या हो गया, डिलोकलाइज हो गया। अब इस दोनों ही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये हमारा हुआ कैनो, इसको अगर 1 लिखूं तो सेकंड हुआ, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। फर्स्ट और सेकंड दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। जिस तरीका से रेजोनेंस में लिखते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पाई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को शिफ्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस सबको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, तो यह इमेजिनरी स्ट्रक्चर है क्योंकि हम लोग इमेजिन करके इसको लिखे हैं। मींस एक्चुअल फिनोमेना यह हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का केवल शिफ्टिंग हो रहा है इस कार्बन की तरफ, और उस इलेक्ट्रॉन को अल्फा कार्बन इधर केवल पुश करता है। लेकिन उस चीज को क्लियरली शो करने के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक न्यू स्ट्रक्चर लिखा हूं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जिस समय हमारा एक कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यह स्ट्रक्चर हुआ। जिस समय हमारा एक कार्बन, अल्फा कार्बन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करेगा, उसी को शो करने के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। इस बॉन्ड को गौर से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां आया नेगेटिव, यहां पे आना चाहिए पॉजिटिव, तो सेम वही फिनोमेना होगा। ये यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड। और लेकिन यह बॉन्ड ब्रोकन है, ब्रोकन तो है नहीं एक्चुअल में, इसलिए इस हाइड्रोजन को यहां बगल में लिखेंगे
और H प्लस दे देंगे, राइट। H प्लस दे देंगे। अब ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ, इसको थर्ड, जिस समय हमारा अल्फा कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके डिलोकलाइज करेगा, उस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। और जब भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट किया जाता है, डबल एरो दिया जाता है, दोनों तरफ एरो दिया जाता है। इसका मीनिंग हुआ ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, तो 1 2 3 4 ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वह स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज में, इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करने में, पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करने में ये सब कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसलिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यह हमारा होता है इस अल्कीन के अंदर। मींस अल्कीन को स्टेबलाइज करने के लिए, मींस इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करने के लिए हमारा अल्फा कार्बन इस तरह से करता है। अब ये जो फिनोमेना दिखा रहा हूं, इसको ऑर्बिटल पिक्चर पे कैसे दिखाएंगे, ऑर्बिटल पिक्चर पे, तो देखो यहां पे ऑर्बिटल पिक्चर में कैसे दिखाएंगे। ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जब कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका है। जब हमारे कंपाउंड में कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड होता है तो उसके पास उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यह हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जब हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसके पास एक p ऑर्बिटल रहता है, मींस उसके पास p ऑर्बिटल रहता है। तो यहां पे कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें हो यह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर रहा है। मींस मैं बोल सकता हूं कि इस यहां पे सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल के बीच में कंजुगेशन हो रहा है। कंजुगेशन का मीनिंग होता है ओवरलैपिंग। ये सिग्मा ऑर्बिटल है, मींस इस बॉन्ड के जो देख रहे हो ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। यह जो बॉन्ड है वो किससे फॉर्म हुआ, sp3 ऑर्बिटल से। कार्बन के sp3 ऑर्बिटल है, ये जो देख रहे हो कार्बन का है sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से और कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और यह ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल मींस जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है वो ऑर्बिटल को बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये है p ऑर्बिटल और ये सिग्मा ऑर्बिटल। मींस यहां पे सिग्मा ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। मींस सिग्मा ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन हो रहा है। मींस यहां पे इस फिनोमेना में एक सिग्मा ऑर्बिटल का एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। रेजोनेंस में एक पाई बॉन्ड एक p ऑर्बिटल से कंजुगेशन करता है, एक p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, या एक p ऑर्बिटल से कंजुगेशन करता है, कंजुगेशन करके रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ और पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता है। पाई ऑर्बिटल हम लोग उस ऑर्बिटल को बोलते हैं जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, और p ऑर्बिटल से भी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसलिए p ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं और पाई ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही हुआ। तो रेजोनेंस में एक p ऑर्बिटल का एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है, जो कि नॉर्मल ओवरलैपिंग है, नॉर्मल कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब हुआ ओवरलैपिंग, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो रेजोनेंस में एक p ऑर्बिटल का एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक सिग्मा ऑर्बिटल का, एक यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो कार्बन के sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और यह ऑर्बिटल जो कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन के 1s से फॉर्म हुआ है, ये सिग्मा ऑर्बिटल है। तो ये सिग्मा ऑर्बिटल का इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। यह ओवरलैपिंग सामान्य नहीं है। ये जो कंजुगेशन हो रहा है, ये सामान्य कंजुगेशन नहीं है, बहुत हाई लेवल का कंजुगेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इट इज ए वेरी हायर लेवल कंजुगेशन, सो दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसी वजह से इस फिनोमेना का नाम हुआ हाइपर कंजुगेशन। यह कंजुगेशन सामान्य नहीं है, ये बहुत हायर लेवल का कंजुगेशन है। सामान्य कंजुगेशन में एक सिग्मा ऑर्बिटल का एक सिग्मा से ओवरलैपिंग होता है, एक पाई का एक पाई से होता है, पी का पी से होता है। लेकिन यहां पे एक पी सिग्मा ऑर्बिटल का एक पी से ओवरलैपिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी हाई लेवल कंजुगेशन एंड इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो यह हुआ हमारा हाइपर कंजुगेशन। यही वजह है कि हम लोग हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है सिग्मा पी कंजुगेशन इफेक्ट, सिग्मा पी कंजुगेशन इफेक्ट। हम लोग पॉज करके स्टार्ट करो।